आगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं और मैं आमंत्रित कर रहा हूं मंच पर हमारे इंदौर के डॉक्टर्स, उनको आमंत्रित करते हैं। प्रमिला हॉस्पिटल से डॉक्टर मनु जैन यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर मनु जैन से अनुरोध है मंच पर पधारें। आयुष वेलफेयर फाउंडेशन के डायरेक्टर डॉक्टर ए.के. द्विवेदी जी से अनुरोध है कि वो मंच पर पधारें। नवोदय एकेडमी के डॉक्टर अंतिम देवड़ा जी, उनसे अनुरोध है कि मंच पर आएं और फिर हम मंथन करेंगे उसी दिशा की ओर, उन्हीं सवालों के साथ, उन्हीं सजेशन के साथ जो इंदौर के लिए जरूरी हैं, जो मध्य प्रदेश के लिए बेहद जरूरी हैं। हमारे तीनों अतिथियों का स्वागत है। द्विवेदी साहब, आपसे ही शुरुआत करते हैं। हमने कुछ दिन पहले मंथन किया था तो कहा जा रहा था कि अब विश्व स्तर की जो फैसिलिटी हैं, खासतौर पर मेडिकल के क्षेत्र में, अब वो इंदौर में हैं। कई अपेक्षाएं भी हैं, सरकार से बहुत कुछ चाहते भी हैं। आपका क्या सजेशन है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं एक ऐसी बीमारी पर काम कर रहा हूं जिसमें पूरे विश्व में कुछ भी नहीं है। बोन मैरो डिसऑर्डर्स, अप्लास्टिक एनीमिया एक बीमारी होती है जिसमें मरीज को हर थोड़े थोड़े दिन में 7-10 दिन में ब्लड और प्लेटलेट लगाना पड़ता है और उसके इलाज के लिए पूरे विश्व से हमारे पास पेशेंट आते हैं। पूरे देश से तो आते ही हैं, अभी कल ही नेपाल से 6 लोग आए थे। मतलब पूरे विश्व से हमारे पास अप्लास्टिक एनीमिया जैसी गंभीर बीमारी के लिए ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। अप्लास्टिक एनीमिया का जो इलाज है वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट ऐसा माना जाता है। जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद भी ठीक नहीं होते हैं तब हमारे पास होम्योपैथी ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। और मैंने इंदौर के पिपलियाहाना क्षेत्र में एक आयुष का एडवांस्ड आयुष वेलनेस सेंटर डेवलप किया है, जहाँ पे आयुर्वेदा, होम्योपैथी, योग, यूनानी, नेचुरोपैथी और साइकेट्री एक ही छत के नीचे रखा हुआ है। और मुझे कहते हुए बहुत गर्व है कि इस तरह का मध्य प्रदेश में ये एकमात्र सेंटर है जहां पर एक ही छत के नीचे आपको एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, योग, यूनानी, नेचुरोपैथी ऐसा सिस्टम मिल रहा है, जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 6 जनवरी 2021 को किया था। और वहां पर हम लोग जो बाहर से पेशेंट आते हैं, बाहर से जैसे नेपाल से पेशेंट आए, बांग्लादेश से आए, भूटान से आए या दुबई से आए, तो उनको यहाँ के होटलों में रहने के लिए बड़ी परेशानी होती थी। उनको अपना पहले वेरिफिकेशन कराना होता था, तब उनको रुकने के लिए व्यवस्था दी जाती थी। तो हमने उनको रुकने की भी व्यवस्था दिया है। विदेश से कहीं से भी आते हैं तो उनको हम निःशुल्क हमारे यहाँ रुकने की व्यवस्था देते हैं, उनको खाने की भी व्यवस्था कराते हैं और पूरी तरह से ट्रीटमेंट की फैसिलिटी देते हैं। तो इंदौर में इस तरीके का मध्य प्रदेश का ये पहला ऐसा सेंटर है। और मैं हमारे शहर सरकार और प्रदेश सरकार से भी आग्रह करूंगा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष वेलनेस सेंटर की स्थापना की बात कही है, वो हमारे प्रदेश में थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। तो इंदौर में भी ऐसे आयुष वेलनेस सेंटर सरकार को बनाना चाहिए और पूरे प्रदेश में भी आयुष वेलनेस सेंटर बनाया जाना चाहिए। ऐसी बीमारियां जैसे गठिया है, स्पॉन्डिलाइटिस है, अस्थमा है या स्किन की बीमारियां हैं जो हमारे मॉडर्न एलोपैथिक चिकित्सा प्रणाली से ठीक नहीं होता है, उसको हम आयुष से काफ़ी जल्दी ठीक कर पाते हैं। तो आयुष वेलनेस की बहुत ज़रूरत है। आयुष ट्रीटमेंट और आयुष वेलनेस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जब बीमार हो जाता है तब वो ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास आता है। और हमने जो नेचुरोपैथी सेंटर बनाया है जहाँ पे हम मिट्टी, पानी और तेल से चिकित्सा करते हैं, तो आप वेलनेस के लिए भी आ सकते हैं। स्वस्थ व्यक्ति भी नेचुरोपैथी इलाज करा सकता है, उसके मोटापा को घटाने के लिए या उसके स्लिप डिस्क या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या लंबर स्पॉन्डिलाइटिस को कम करने के लिए वो हमारे पास आ सकता है। तो वेलनेस का मतलब है, जैसे जीवेम सरदह शतम की बात हुई थी, तो आप जब स्वस्थ रहेंगे तभी 100 साल तक जी सकेंगे। उसके लिए हमने वेलनेस सेंटर बनाया है। हम अगर इम्यूनिटी पे ध्यान देंगे, हमारे स्वास्थ्य पे ध्यान देंगे तो हम बीमार ही नहीं पड़ेंगे। तो इस तरीके से आयुष वेलनेस की हमारे शहर सरकार को भी ज़रूरत है और प्रदेश सरकार को भी ज़रूरत है, जिसका प्राइवेट में मैंने एक मॉडल तैयार किया हुआ है इंदौर के पिपलियाहाना क्षेत्र में, जो स्कीम नंबर 140 के ठीक सामने है।
सर अब तो कुछ बचा ही नहीं। आप जो बता रहे हैं कि यदि व्यक्ति स्वस्थ है तो भी आपके पास आ सकता है, और जब पहुंचेगा तो वहां पर तमाम तरह की पैथी हैं जितनी होती हैं एक छत के नीचे। और आप सजेशन भी दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार को भी इस दिशा में काम करना चाहिए। तालियां तो अब बनती हैं। इंदौर ने एक महत्वपूर्ण कड़ी शुरू की है, और शुरू करने के बाद अब सरकार से अपील की जा रही है कि इस तरह के और भी सेंटर आगे लागू की जाएं। प्रेमिला हॉस्पिटल IVF जो सेंटर है, डॉक्टर मनु जैन जी हैं, वो मौजूद हैं। आपके क्या सजेशन है? और एक ये भी है कि इंदौर को आप कहाँ देखते हैं, हम कहाँ पहुँच चुके हैं? डेफिनेटली इंदौर मेडिकल फील्ड में एक टूरिज़्म के नए सेंटर के रूप में डेवलप हो रहा है। और जैसे जो मेट्रोज़ और बड़ी सिटीज़ हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में इंदौर में भी सारी फैसिलिटीज़ और सारे ट्रीटमेंट जो हैं अब ऑफ़र हो रहे हैं। और जैसे इंटरनेशनल कनेक्टिविटी भी इंदौर की अब बढ़ती जा रही है, डायरेक्ट फ़्लाइट्स भी हैं, तो इस रूप में हम इंदौर को भी एक बढ़ते हुए सेंटर के मेडिकल हब के रूप में देख पाते हैं। और इसी कड़ी में अगर हम हमारे हॉस्पिटल की भी बात करें तो प्रमिला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल IVF एंड डायग्नोस्टिक सेंटर है, जिसे पिछले 15 सालों से एज ए ऑब्स्टेट्रिशियन, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट और लेप्रोस्कोपिक सर्जन की तरह मैं अपनी सेवाएं इंदौर में दे रही हूँ। तो इस पूरे वर्क के दौरान मैंने यही महसूस किया कि पेशेंट्स को अलग अलग सुविधाओं के लिए अलग अलग हॉस्पिटल्स और सेंटर्स में जाना पड़ता है। तो हमने इन्हीं सब चीज़ों को एक ही छत के नीचे प्रोवाइड करने के लिए एक कॉन्सेप्ट लेकर इस हेल्थ सेक्टर में प्रवेश किया है। तो हमारे यहाँ जैसे जो IVF टेस्ट टू बेबी के द्वारा जो बेबीज़ डिलीवर होते हैं, तो कई बार ट्विंस होते हैं, वो प्री टर्म होते हैं, तो एडवांस NICU नर्सरी फैसिलिटीज़ है, तो वहाँ पर पूरा बेबीज़ की भी फैसिलिटीज़ और देखरेख हो सकती है जो प्री टर्म बेबीज़ हैं। और उसी दौरान अगर कुछ मदर्स क्रिटिकल होती हैं, जैसे उनके इस दौरान BP वगैरह बढ़ते हैं तो ICU में, तो उस तरह से एक ही सेटअप में पेशेंट्स को सारी सुविधाएं मिले, मदर और बेबी को अलग अलग जगह पे ना जाना पड़े, तो उस तरह से इस सेंटर को डेवलप किया है। तो आने वाले आपने एक टर्मिनोलॉजी यूज की थी, टूरिज्म मेडिकल टूरिज्म, ये थोड़ा समझाएंगे इसको? मेडिकल टूरिज्म जैसे जो अब्रॉड में बहुत सारे जो ट्रीटमेंट और जो सर्जरीज हैं, उनके एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अभी एक बहुत ट्रेंड चला है कि जो अब्रॉड से पेशेंट्स हैं वो ऑनलाइन सर्च करके और कनेक्ट करके और अपॉइंटमेंट लेके इंडिया में ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। तो अभी तक इस टूरिज़्म में जो मेट्रो सिटीज़ हैं उनका ही ज़्यादा प्रचलन था, जैसे मुंबई में ये टूरिज़्म था, दिल्ली में था, लेकिन अब विद टाइम जो है ये इंदौर भी एक मेडिकल टूरिज़्म के हब के रूप में डेवलप हो रहा है। जैसे स्पेशली अगर मैं अपने सेक्टर की बात करूं तो टेस्ट ट्यूब बेबी या IVF के लिए भी जो अब्रॉड में ट्रीटमेंट होते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, और इंडिया में ये कंपेयर करें तो ये काफ़ी इकोनॉमिक होते हैं। तो इस टूरिज़्म के रूप में जो है वो इंदौर भी डेवलप हो रहा है। तो जो आपका क्वेश्चन था कि इंदौर को मैं किस रूप में देखती हूँ, तो ये अब आने वाले कुछ सालों में मेडिकल टूरिज़्म के लिए एक हब के रूप में डेवलप होगा। इंदौर अब मेडिकल टूरिज्म की ओर आगे बढ़ रहा है, तालियां एक बार आप जरूर बजाएं। हम बात कर रहे हैं कि अब विदेश से, अब्रॉड से अब इंदौर में आ रहे हैं पेशेंट। इंदौर का जो एयरपोर्ट का विकल्प भी अब बनने जा रहा है देवास शहर में। इंडिया का, भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट वहाँ पर बनने जा रहा है। डॉक्टर यहाँ पर अंतिम देवड़ा जी मौजूद हैं नवोदय एकेडमी से। सर आपके सजेशन जानना चाहेंगे? जी सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं News24 और lalluram.com को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे ये अवसर मिला। सर, नवोदय एकेडमी से हम लोग हैं, और नवोदय एकेडमी इस वक्त, जैसे कि अभी इंदौर शहर की अगर हम बात करें मेडिकल टूरिज्म के अलावा, सर आज के टाइम में कोटा शहर को छोड़कर बच्चा इंदौर शहर को विकल्प मान रहा है शिक्षा के तौर पर कि वो मेडिकल शिक्षा यहाँ से कर सके। जैसे नीट की तैयारी की अगर हम बात करें तो वो इंदौर शहर को प्राथमिकता दे रहा है, और उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि उसको वो सारी सुविधाएं यहाँ मिल रही है, जिसके लिए अब उसको कोटा जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। एक समय था जब कहा जाता था कि यदि मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, यदि इंजीनियरिंग, तो कोटा चले जाइए, आप वहाँ कोचिंग कर लीजिए जी। अब क्या ये हवा है उल्टी चलने लगी है, इंदौर आ जाइए? बिल्कुल सर,
इंदौर को प्राथमिकता दी जा रही है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है, ये पास में भी है और उभरता हुआ शहर है। यहाँ पर खाने पीने की हम बात करें या रहने की सुविधाएं अच्छी है, और उसी के साथ में इस वक्त जो कोचिंग क्षेत्र है काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। नवोदय एकेडमी की अगर हम बात करें सर, हमने पहले साल में 10 में से 7 बच्चों का चयन किया, दूसरे साल में हमने 50% सिलेक्शन का, और यही सिलसिला हमारा अभी तक चलता आ रहा है। तो अब आगे क्या देख पा रहे हैं कि सिर्फ इंदौर रहेगा या फिर मध्य प्रदेश भी कहें ये हब बन जाएगा मेडिकल एजुकेशन का? बिल्कुल सर, इंदौर हब ही बनेगा, यही है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की जो चॉइस है वो इंदौर ही रहेगा। द्विवेदी सर, ये जो बात कही जा रही है ना कि अब इंदौर हब बनने जा रहा है, क्या सरकार ने भांप लिया है इसको? क्योंकि देश का सबसे बड़ा जो एयरपोर्ट है अब इंदौर के नज़दीक बन रहा है और कहा यही जा रहा है कि इंदौर का ये विकल्प रहेगा। बिल्कुल, अगर आप देखें तो इंदौर यूं ही मध्य प्रदेश की कॉमर्शियल कैपिटल नहीं है, सरकार ने पहले से ही भांप लिया है। और जिस तरीके से इंदौर में डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर आप मध्य प्रदेश के दूसरे शहरों में बात करें तो इतना किसी भी शहर में फास्ट डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। मैं अगर पूरे देश के शहरों की बात करूं तो भी मैं अभी नागपुर गया था, अभी मुंबई गया था, तो इंदौर मुझे लगता है कि हर थोड़े थोड़े दिन में बदल जाता है। तो उसका डेफिनेटली हमारा एजुकेशन, हेल्थ और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें इतना तेजी से बदलाव हो रहा है, उसको मध्य प्रदेश सरकार और यहाँ के मुख्यमंत्री भली भांति जानते हैं। इसलिए तो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि उनका दिल जो है इंदौर में बसता है। तो डेफिनेटली इंदौर बहुत फास्ट ग्रोइंग सिटी है और पूरे देश में इसकी साख जो है बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। स्वच्छ सिटी अब स्वस्थ सिटी भी बन सकेगी, मेरी शुभकामनाएं उसके साथ हैं। और चाहिए अभी आपके महापौर जी से चर्चा कर रहे थे, आपके रिप्रेजेंटेटिव्स, उन्होंने बोला कि हमको इसको ग्रीन सिटी बनाना चाहिए। बिल्कुल बनाना चाहिए, मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं ग्रीन सिटी के लिए। एक जो सबसे बड़ी समस्या है सरकार की, पहले आप देखते होंगे कि रोड पर गाय या बैल आकर के बैठ जाते थे और ट्रैफिक में बाधा बनते थे। गाय और बैल को तो उन्होंने शहर से बाहर कर दिया, लेकिन अभी स्ट्रीट डॉग जो कुत्ते हैं वो लोगों को कॉलोनियों में बहुत परेशान करते हैं, मॉर्निंग वॉक वालों को दौड़ा लेते हैं। तो जब हम गाय और बैल को बाहर कर सकते हैं तो स्ट्रीट डॉग कुत्तों को क्यों नहीं बाहर कर सकते हैं? उनसे काफ़ी लोग परेशान हैं, उनको काट लेते हैं, उनको इंजेक्शन लगाने जाना पड़ता है। अगर आप विदेश की शहरों में जाएं तो देखिए इस तरीके से कोई स्ट्रीट डॉग्स वहाँ देखने को नहीं मिलेंगे। अभी मैं पिछले साल 2019 में लंदन गया था, हम लोग देखते हैं कि लंदन की जो बिल्डिंग्स हैं वो एक लाइन से बनी हुई है, कोई बिल्डिंग ऐसा आगे निकाल करके नहीं है या कोई दबी हुई बिल्डिंग नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि हमारा शहर सरकार और प्रदेश सरकार या देश में एक ऐसा नियम लागू होना चाहिए कि जो हमारा एरिया है वो एक जैसा रहे। जो लोग होर्डिंग लगाते हैं या बोर्ड लगाते हैं सब अलग अलग तरह के लगाते हैं। लंदन में वहाँ की बिल्डिंगें अगर आप देखें तो पुरानी धरोहर है, लेकिन सब एक लाइन से बनी हुई है, कोई आगे निकला हुआ नहीं है या कोई पीछे दबा नहीं है। तो इस तरीके का भी हमको आजमाइश करना चाहिए, लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहिए कि आप एक ही लाइन में अगर बिल्डिंग बनाएंगे तो उसकी खूबसूरती बनेगी और शहर का नाम होगा। तो मैं आपके माध्यम से ये दो बात निवेदन करना चाहूँगा प्रदेश सरकार से और हमारे शहर सरकार से कि इंदौर से स्ट्रीट डॉग्स को हटा दिया जाए और बिल्डिंग, जैसे अभी परमिशन की बात कर रहे थे कि हम 72 घंटे में बिल्डिंग की परमिशन दे रहे हैं, तो उस परमिशन में ये जो कैचमेंट एरिया है वो डिफाइंड होना चाहिए कि इस कॉलोनी में इसके बाहर कोई मकान नहीं बना होगा। ये मेरे पेशे से आप डॉक्टर हैं, लेकिन आपने तमाम तरह के सुझाव दे दिए हैं। यदि अब ऐसा हो जाए तो स्वच्छता, स्वास्थ्य के बाद तमाम मामलों में इंदौर नंबर 1 होगा, हमारा मध्य प्रदेश बिल्कुल होना चाहिए। अगर देखें स्वच्छता, हम विदेश की बात करते थे कि वहाँ पे स्वच्छता बहुत अच्छी है, तो हमारे यहाँ स्वच्छता को अपनाया और ना अपनाया, इंदौर ने प्रथम भी हासिल किया 5 बार। तो हम ऐसा बहुत सारी चीजें अपना सकते हैं, धीरे धीरे ही प्रयोग करके आगे बढ़ सकते हैं। आगे प्रयोग बढ़ेंगे। और डॉक्टर मनु जैन, आपसे मैं एक और सवाल लेना चाहूँगा। ये जो तमाम बातें हो रही हैं, क्योंकि इंदौर वो शहर है जहाँ पर कहा जाता है और हो जाता है, आपको क्या लग रहा है अगले बार जब हम चर्चा कर रहे होंगे 1 साल बाद, 2 साल बाद, तो कहाँ होगा हमारा इंदौर? नहीं, इंदौर को अगर हम पिछले 5 वर्षों से आज का इंदौर कंपेयर करते हैं
तो नेचुरली यहाँ पे बहुत ड्रास्टिक चेंज है, बहुत तीव्र गति से विकास हुआ है। तो जिस तरह से इंदौर का जो नेतृत्व है और जो आगे जाकर काम कर रहा है, और जिस तरह से जो इंदौर की जनता अपनी इच्छा शक्ति और अपना जो सहयोग दे रही है, तो आगे वाला भविष्य हम और भी ज़्यादा उज्जवल देख पाते हैं। हम देख पाते हैं कि अभी हम स्वच्छता में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो अब जो नेक्स्ट टारगेट्स में हमारा जो ट्रैफिक होगा वो स्ट्रीमलाइन होगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाटर ड्रेनेज सिस्टम है वो बेहतर होगा, जो वाटर हार्वेस्टिंग होगा वो बेटर होगा, और ग्रीनरी और ये सारे जो है इनमें हम आगे देख पाते हैं। क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर के पास चीज़ें हैं वो तो ऑलरेडी बहुत फुल स्विंग पे है, बिकॉज इट इज़ द इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ एमपी। तो यहाँ पे जो हॉस्पिटैलिटी है, जो होटलिज्म है, जो फूड इंडस्ट्री है, वो तो ऑलरेडी अच्छा डेवलप हो रही है। जो गवर्नमेंट वाले सेक्टर्स हैं उनमें भी हम बहुत अच्छा ग्रोथ अब आगे 2 वर्षों में देख पाते हैं। शुक्रिया। और डॉक्टर अंतिम देवड़ा जी, मैं आपसे बहुत संक्षेप में सजेशन चाहेंगे कि अब कौन कौन से सजेशन हैं जो हम सरकार तक पहुंचा पाएं और उनका इम्प्लीमेंटेशन हो सके। सर, हम इस वक्त मेडिकल शिक्षा की तैयारी के लिए काम कर रहे हैं। नवोदय एकेडमी ने एक बहुत सिंपल सा विज़न रखा है। हम जीवन के 3 आधार मानते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और संस्कार। स्वास्थ्य शिक्षा में हम काम कर ही रहे हैं, और रही बात संस्कार की, तो वो हमें मातृभूमि, हमें जो भारत माता है वो सिखाई रही है। नवोदय एकेडमी वेंचर ऑफ कौटिल्य एकेडमी, नवोदय एकेडमी की युवा ऊर्जा और कौटिल्य एकेडमी का जो अनुभव है, हम इस दोनों चीज़ों के साथ मिलकर एक क्रांतिकारी बदलाव चाहते हैं। और हमने जो बदलाव किया भी है, हमने एक हमारे एजुकेशन सिस्टम के बदौलत हम ये मान के चलते हैं कि अगर भारत सरकार इसको सभी जगह लागू कर सके तो ये काफ़ी बेहतर रहेगा। नवोदय एकेडमी ने गुरुकुल प्रोग्राम रखा है, जिसमें हमारे यहाँ बच्चा पूरे 12 घंटे रहता है। 6 घंटे हम उनको पूरा पढ़ाते हैं कि जो भी हमारे मेडिकल एजुकेशन के रिगार्डिंग रहेगा। उसके बाद में 6 घंटे सेल्फ स्टडी करते हैं वो हमारे यहाँ पर। फिर एक ईसॉस है, एवरी स्टूडेंट ऑब्जर्वेशन शीट, हम हर एक बच्चे का आकलन करते हैं, उनकी क्या कमजोरी है, उनकी क्या शक्तियां हैं। उसके अलावा एक मेंटर प्रोग्राम है, 1 to 1 हम बच्चों से बातचीत करते हैं, उनकी किसी तरह का अगर समस्या है तो हम उसका निवारण करते हैं। तो एक एजुकेशन सिस्टम बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं सर, और उसी के बदौलत हमारे रिजल्ट काफ़ी बेहतर आए हैं। और अभी हमारे यहाँ पर अगर हम बच्चों की बात करें तो उनको सभी जितने भी हमारे यहाँ पे शिक्षक है वो या तो सभी डॉक्टर्स हैं या तो इंजीनियर हैं। जैसे हम बात करें इंजीनियर के तौर पे इंजीनियर प्रशांत यादव सर, हमारे पास में डॉक्टर प्रभात समाधिया सर, डॉक्टर रवि सोनी सर, ये सभी या तो डॉक्टर्स हैं या बहुत ज़्यादा अनुभवी हैं। तो नवोदय एकेडमी की फैकल्टी, क्योंकि टीचर एक अच्छा होना जरूरी है, एक मार्गदर्शन सही होना चाहिए। नीट की तैयारी में हमारा पूरी तरीके से सहयोग रहता है बच्चे को कि हम शुरू से लेकर आखिरी तक उसको किस तरीके से सपोर्ट कर सकें। तो ऐसा लगता है कि जो भी तमाम आप अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आप अपने आप में एक इंदौर हैं, और इन्हीं सब एजेंसियों से, इन्हीं सब संस्थाओं से, इन्हीं सब अपने आप में इंदौर से मिलकर मध्य प्रदेश का इंदौर बना है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए। और महत्वपूर्ण आपके जो सजेशन आपने हमको दिए हैं, हमारा प्रयास यही रहेगा इनका इम्प्लीमेंटेशन हो, खास तौर पर जो सरकार के खाते से हैं, सरकार उनको इम्प्लीमेंटेशन करे। हम बिल्कुल आपकी जो बात है वहाँ तक लगातार पहुँचा रहे हैं और इसे फॉलो भी करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच सर।